आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, जीएस विज़न के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह। भारतीय संविधान में हम संघ की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन पढ़ रहे थे, जिसमें हम राष्ट्रपति कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति कर चुके हैं और भारत का महान्यायवादी कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आज मैं प्रधानमंत्री पे चर्चा करूंगा और कल मंत्रिपरिषद पे हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री पद का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है, शपथ कितनी है, काम क्या है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इन सब को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। प्रधानमंत्री की मैं अगर बात करूं तो चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी और संसदीय शासन प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ही ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रधान होते हैं, एक नाममात्र का प्रधान और एक होता है वास्तविक प्रधान। नाममात्र के प्रधान को बोलते हैं डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और जो वास्तविक प्रधान है इसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, डी फैक्टो। नाममात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है यानी कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होती हैं, लेकिन उनको उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, इसलिए वास्तविक प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है इसलिए दो प्रधान होंगे, एक नाम का प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत में प्रधानमंत्री देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। भारत में प्रधानमंत्री को प्रशासन की धुरी भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की धुरी भी प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है। प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, 78 और अनुच्छेद 352 में किया गया है। ये चार ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पर आपको प्रधानमंत्री शब्द जो है वो मिलेगा। सबसे पहले आर्टिकल 74 क्या है, मैं इसको पढ़ा चुका था पहले ही, लेकिन एक बार फिर जान लीजिए। आर्टिकल 74 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए यानी कि सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो यानी कि आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख किया गया है। साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद आर्टिकल 74 में क्या है, मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा, लेकिन इनकी सलाह को एक बार पुनर्विचार यानी कि रिकंसल्ट के लिए भेज सकेगा। तो कुल मिला के आर्टिकल 74 ये दर्शाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति चाहे राष्ट्रपति के नाम पर होती है, लेकिन राष्ट्रपति को सहायता सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान भी कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी कि मंत्री परिषद में प्रधान भी प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, सवाल उठता है। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75 में साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। अब प्रधानमंत्री कौन होगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा
और प्रधानमंत्री लोकसभा, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ये बात बहुत खास है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होगा लोकसभा में, ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसको माना जाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसे नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। आर्टिकल 75 में तो यही लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो सवाल ये पहला समझिए कि प्रधानमंत्री क्या चुनाव होता है, नियुक्ति होती है? तो नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत करता है? आर्टिकल 75 के अंतर्गत करता है। प्रधानमंत्री कौन होगा? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। अब लोकसभा में बहुमत दल का नेता का मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए। कुछ विद्यार्थियों में कंफ्यूजन रहता है। देखिए, लोकसभा में कुल मेंबर 545 है, 545 कुल मेंबर। इनमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिनकी नियुक्ति होती है। 2 एंग्लो इंडियन घटा दो तो बचे कितने? 543। तो यानी कि लोकसभा में कुल निर्वाचित मेंबर कितने हैं? इलेक्टेड 543 और टोटल कितने हैं? 545। तो बहुमत किसका चाहिए? 545 का है, 543 का? ध्यान रखिए, 543 का बहुमत चाहिए, 543 का। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा और बहुमत जो होगा वो 543 में से, इनकी 543 में से आपको प्राप्त करना होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं? संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। मुझे पता है कि आप लोग इस बात को सुन के थोड़ा घबरा गए होंगे और सोच रहे होंगे कि हम सर से पूछेंगे ऐसा क्यों बोल दिया। गलत नहीं बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला है कि प्रधानमंत्री बनने की कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है। हाँ, चूंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, तो मंत्री बनने की योग्यताएं ही प्रधानमंत्री बनने की योग्यताएं होंगी। देखिए, मंत्री बनने के लिए योग्यता दी गई क्या होती है? प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, तो एक मंत्री बनने के लिए जो योग्यताएं होंगी वही प्रधानमंत्री बनने के लिए भी होंगी। मंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या है? मंत्री बनने के लिए साफ बोला गया है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, या तो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो। देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उस दल की बनती है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और कोई भी मंत्री या तो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25 है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है आपकी 30 है। तो मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी हो सकती है? 25 या 30। वैसे क्लियर कंडीशन कोई नहीं दी है, प्रधानमंत्री के लिए कोई नहीं है। बस यह है कि मंत्री बनने की योग्यता क्या दे रखी है, या तो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो। यही प्रधानमंत्री के लिए अप्लाई भी होगा। फिर एक और बात भी है कि अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तब भी उसे पीएम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी प्रधानमंत्री बना दीजिए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वो इसकी सदस्यता ले ले। अगर किसी भारी व्यक्ति को जो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है प्रधानमंत्री या मंत्री बनाते हैं, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप जरूर लेगा। ये कंडीशन याद रखिए। संविधान में प्रावधान साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में। इसका अनेक बार दुरुपयोग भी हुआ। अनेक बार क्या करते थे कि किसी को मंत्री बना दिया, और आपको साफ पता है कि वो मैक्सिमम कितने महीने रहेगा? 6 महीने रहेगा। तो करते क्या थे कि 6 महीने हम पूरा होने से पहले वो मंत्री रिजाइन दे देता था राष्ट्रपति को, 6 महीना पूरा होने से पहले ही। कुछ दिन बाद फिर उसको मंत्री बना देते थे। तो ऐसे कोई भी भारी व्यक्ति विदाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद बने बगैर जो है वो 5 साल तक मंत्री रह जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उसे प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जाता है। तो ध्यान रखें, उसको 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो इन 6 महीने के दौरान लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनता है तो दोबारा मंत्री तभी बनाया जाएगा जब वो इनका सदस्य बन जाएगा। मतलब दोबारा आप उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने बगैर मंत्री नहीं बना सकते। सेम प्रधानमंत्री के लिए आता है कि भाई लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो, नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बन जाए। इस बात को आप ध्यान रखिए।
अनुच्छेद 329 जो है वो ये प्रावधान करता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए हैं, क्या उनके निर्वाचन इलेक्शन को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो आर्टिकल 329 में साफ साफ है कि हाँ भाई, जो भी निर्वाचित सदस्य हैं इनके चुनाव को आप इलेक्शन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इंदिरा गांधी सरकार के समय 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इससे यह प्रावधान जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 329 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 329 खंड ए। खंड ए में प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसके बाद जनता पार्टी आई। जनता पार्टी ने 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 329 खंड ए को समाप्त कर दिया गया। मतलब 1975 में प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, और 1978 में प्रावधान किया गया कि जो प्रधानमंत्री चुना गया, नियुक्त हुआ है जो व्यक्ति, उसके चुनाव को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की जो होगी वो नियुक्ति होगी। योग्यताएं क्या हैं मैंने आप लोगों को उसके बारे में बता दिया है। अब प्रधानमंत्री की शपथ पे आइए, बहुत महत्वपूर्ण शपथ। प्रधानमंत्री जो है वो कितनी शपथ लेता है। देखिए, यूपीएससी सवाल ऐसे पूछता है कि प्रधानमंत्री शपथ लेता है किसकी। नंबर 1 व्यवस्थापिका की, यानी कि लेजिस्लेटिव की। नंबर 2 कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की। दोनों में से किसकी शपथ लेता है। यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल ऐसा पूछता है, तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री दोनों की ही शपथ लेता है। व्यवस्थापिका की शपथ भी लेता है, कार्यपालिका की शपथ भी लेता है। प्रधानमंत्री अगर पद की मैं शपथ की बात करूंगा तो प्रधानमंत्री पद की शपथ भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई शपथ ही नहीं है। सवाल बने कि प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है, ये बात ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लेगा, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब देश में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई स्पेसिफिक शपथ नहीं है। शपथ है तो मंत्री के लिए है। दूसरी बात मैंने बोली थी कि वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री जो है वो कुल 4 शपथ लेता है, ये बात ध्यान रखिए। 4 शपथ लेगा, 3 अधिकारियों के सामने लेता है। शपथ हो गई 4 और अधिकारी हो गए 3 अधिकारियों के सामने शपथ लेता है। वो शपथ कौन कौन सी हैं, मैं एक ऑर्डर से पूरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि शपथ कौन कौन सी लेगा। शपथ नंबर 1, पहली ओथ। जब संसद का चुनाव लड़ना है ना, तो संसद प्रत्याशी जो है, यानी कि जो कैंडिडेट है, उसके रूप में पहली शपथ होती है। अभी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने नहीं है, अभी लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले भी एक शपथ होती है। इसको जोड़ा गया था 16वां संविधान संशोधन के द्वारा। 16वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है कि हर चुनाव से पहले एक शपथ होगी। चुनाव से पहले शपथ। तो प्रधानमंत्री अभी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो अभी वो चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ने से पहले वो एक शपथ लेंगे। संसद प्रत्याशी यानी कैंडिडेट के रूप में एक शपथ होगी। ये शपथ किसके सामने लेंगे, ये शपथ निर्वाचन अधिकारी के सामने ली जाती है। जो निर्वाचन अधिकारी होगा इसके सामने शपथ होगी। नंबर 2, अगर आप चुनकर आ जाते हैं, आपका निर्वाचन हो जाता है, तो उसके बाद फिर एक और शपथ होती है। अगर आप लोकसभा से आए हैं या राज्यसभा से आए हैं, लोकसभा से आए हैं तो आपको शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर, एक पद होता है लोकसभा में। यदि आप राज्यसभा से आए हैं तो आपको राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। अगर आप लोकसभा से आए हैं तो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है लोकसभा सदस्यों को। राज्यसभा से आए हैं तो राज्यसभा में शपथ राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो शपथ नंबर 2 हो गई जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ गए तब। शपथ नंबर 3 और 4 एक ही दिन एक साथ होती है। पहला, मंत्री पद की शपथ, ये बात ध्यान रखिए, मंत्री पद की शपथ। और चौथा अगला है गोपनीयता की शपथ, सीक्रेसी जो ओथ होगी यानी कि गोपनीयता की शपथ।
ये दोनों शपथ जो हैं ये भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। इस बात को ध्यान रखिए। कुल मिलाकर शपथ कितनी हो गई? 4। अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन होने के बाद, तीसरा मंत्री के रूप में, और चौथा मंत्री के रूप में गोपनीयता की शपथ। चारों शपथ अनुसूची 3 शेड्यूल 3 के अंतर्गत ली जाती है। ये निर्वाचन अधिकारी दिलाएगा। अगर आप लोकसभा से हैं तो प्रोटेम स्पीकर, राज्यसभा से हैं तो चेयरमैन, और ये दोनों राष्ट्रपति दिलाएगा। तो राष्ट्रपति 2 शपथ दिलाएगा। ये दोनों शपथ एक दिन एक ही साथ होती हैं। पहले मंत्री पद की शपथ, उसके तुरंत बाद गोपनीयता की शपथ भी होती है। ऐसा नहीं है कि आज मंत्री पद की शपथ दिला दी और 10 दिन बाद गोपनीयता की शपथ के लिए बुलाया। दोनों शपथ एक संग होती है। इस बात को ध्यान रखिए आप। दूसरी एक और बात, इस बात का और मतलब निकलता है, मैंने बोला कि प्रधानमंत्री मंत्री पद की शपथ लेता है। सबसे पहली बात, मंत्री पद की शपथ होगी, ना कि प्रधानमंत्री पद की शपथ होगी, पहली बात। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखना, कोई भी मंत्री अपने विभाग की शपथ नहीं लेता। आपको पता कि मंत्रियों में विभाग यानी कि डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं, तो कोई भी मंत्री विभाग की शपथ नहीं लेगा। कोई भी मंत्री अगर शपथ लेगा तो मंत्री पद की ही शपथ लेता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। तो ये तो थी शपथ कुल मिला के कितनी होंगी? 4 शपथ होंगी। प्रधानमंत्री का वेतन, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप सभी कि वेतन प्रधानमंत्री का कितना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। वेतन के बारे में पूरा बताइए कि वेतन मिलता है कि नहीं मिलता, है ना। अब इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? टेन्यूर। ध्यान से समझिएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, 5 ईयर्स तक। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जब तक लोकसभा है तब तक आपका कार्यकाल भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नया प्रधानमंत्री ना आ जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया प्रधानमंत्री ना आ जाए, चाहे वो समय 5 साल से ऊपर क्यों ना हो जाए। अब आप बोलेंगे एक तरफ मैं 5 साल बोल रहा हूं, 5 साल तो मानते हैं हम लोग क्योंकि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री 7 साल, 8 साल, 9 साल भी रह सकता है तब तक जब तक नया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ना आ जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि पहले वाले प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया, अगला प्रधानमंत्री भी आया नहीं है और इस दौरान कोई निर्णय लेना पड़ा, राष्ट्रपति को कोई डिसीजन के निर्णय लेना पड़ा राष्ट्रपति को, तो आर्टिकल 74 का उल्लंघन हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, 74 का वॉल्यूशन हो जाएगा। 74 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा मतलब होगा ही होगा। अगर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बगैर राष्ट्रपति को निर्णय लेता है तो संविधान का उल्लंघन यानी कि वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए कि आर्टिकल 74 का उल्लंघन ना हो तो प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं आ जाता। इससे पहले अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को दे सकता है। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो कोई बात नहीं, वो मंत्री गया, दूसरा मंत्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति को तो ध्यान रखना सारी मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल भंग हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई मंत्री त्यागपत्र दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो सारी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। एक और बात, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को एक और तरीके से हटा सकते हैं, वो है अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, शॉर्ट में NCM कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का नेता, अ लीडर ऑफ द अपोजिशन लेके आता है, विपक्ष का नेता। अविश्वास प्रस्ताव कब आता है, कैसे काम करता है? जब मैं संसदीय प्रक्रिया, पार्लियामेंट्री प्रोसेस पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। तो प्रधानमंत्री कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक नया प्रधानमंत्री ना आ जाए। उससे पहले रिजाइन राष्ट्रपति को दे सकता है, रिजाइन देगा तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, या अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष लेके आता है तो पूरी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए।
तो ये तो था प्रधानमंत्री नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल। अब आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, मेजर वर्क, मेन वर्क क्या है। नंबर 1 देखिए, पीटी में आपसे सवाल सिंपल पूछेगा, मेंस में सवाल लिखने के लिए आता है कि प्रधानमंत्री के कार्य और कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो ध्यान से सुनिए और उसको नोट जरूर कीजिए। नंबर 1, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का नेता होता है। अपनी पार्टी का नेता, मैंने ये नहीं बोला अपनी पार्टी का अध्यक्ष। जैसे बीजेपी के अध्यक्ष पहले अमित शाह थे, है ना, लेकिन चलती किसकी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलती थी। पार्टी का अध्यक्ष नहीं बोला मैंने, पार्टी का नेता बोला, यानी कि पार्टी के लोग जिसकी सबसे ज्यादा सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का नेता होता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री राष्ट्र का यानी कि देश का भी नेता होता है, अ लीडर ऑफ द कंट्री। देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अपनी पार्टी का नेता, देश का नेता। नंबर 3, प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, अ लीडर ऑफ द हाउस। और चौथा, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ के पढ़ेंगे, सदन का नेता और बहुमत, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। इनको ध्यान से सुनिए और समझिए बात को। पहले चौथा पॉइंट समझेंगे कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। मैं फिर देखिए, लिखा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से होगा, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, परंतु प्रधानमंत्री उस दल का नेता होगा जिस दल का लोकसभा में बहुमत है। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री खुद या तो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, परंतु उस दल का नेता होगा जिस दल का लोकसभा में बहुमत है। मान लीजिए, ये आपने देखा भी होगा कि नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा से नहीं थे, वो राज्यसभा से थे, लेकिन वो उस पार्टी के नेता थे जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत था। तो लोकसभा में बहुमत किसका था? कांग्रेस का। लोकसभा में बहुमत कांग्रेस का है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह कहां से आ रहे हैं? राज्यसभा से आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि लोकसभा में बहुमत दल जो होगा, जो लोकसभा का बहुमत दल होगा, उसका नेता होगा प्रधानमंत्री। फिर एक और पॉइंट लिखा था मैंने, सदन का नेता होगा। सदन का नेता का मतलब, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से है तो लोकसभा में जो आपका दल है, उस दल का नेता या लोकसभा का नेता जो होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से हैं तो राज्यसभा में सदन का नेता भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। देखिए, एक होता सदन का नेता, एक होता विपक्ष का नेता। विपक्ष जिसके पास 1/10 सीट्स हैं उसको विपक्ष बोलते हैं। सदन का नेता कौन होगा? जिसके पास बहुमत है। तो प्रधानमंत्री सदन का नेता होगा। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से है तो लोकसभा में सदन का नेता होगा, अगर राज्यसभा से है तो राज्यसभा में सदन का नेता होगा। और मैंने बोला प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, अर्थात जिसको लोकसभा में बहुमत मिला है उस दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। मुझे उम्मीद है आप इस पॉइंट्स को समझ चुके होंगे। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। इसके बाद अन्य शक्तियों में नंबर 5, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। ध्यान से सुनिए, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, जो विभाग किसको क्या मिलेगा, ये प्रधानमंत्री करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन मंत्रियों के जो विभागों के कार्य आवंटन के नियम हैं, जो विभागों के कार्य आवंटन के नियम हैं, यानी कि एलोकेशन बिजनेस रूल, जो कार्य आवंटन के नियम है, वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बनाएगा। आर्टिकल 77 में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं
कि विभागों का बंटवारा तो प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन विभागों में कार्य आवंटन से संबंधित जो नियम होंगे उनको राष्ट्रपति बनाएंगे, आर्टिकल 77। तो विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करेंगे, कार्य आवंटन से संबंधित नियम कौन बनाएंगे? वो राष्ट्रपति बनाएंगे। अगला, मंत्री परिषद यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो आकार है, यानी कितने मेंबर होंगे, ये भी डिसाइड कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नंबर 7, आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के 3 काम हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी रिपोर्ट देगा, यानी कि रिपोर्ट रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देगा। नंबर 2, विधि निर्माण संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है। लॉ मेकिंग, जो लॉ फॉर्मेशन, जो कोई लॉ बनाना है उससे संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देगा। और तीसरा, कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुला के ये बोलता है कि किसी विधेयक पर चर्चा कीजिए, तो याद रखना प्रधानमंत्री उस विधेयक पर मंत्री परिषद में चर्चा कराएगा। तो आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के 3 मुख्य काम दिए गए हैं। शासन संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, विधि निर्माण संबंधी रिपोर्ट सौंपेगा, और किसी बिंदु पर चर्चा करवानी है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोलेगा, प्रधानमंत्री उस बिंदु को या उस विषय को जाके मंत्री परिषद में रखाएगा। पॉइंट नंबर 8, सॉरी, अगर लोकसभा को भंग करना है तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा खुद से नहीं करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करेगा। तो लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। नंबर 9, अगर किसी मंत्री को उसके पद से हटाना है, अगर किसी मंत्री को आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बोलेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने से उस मंत्री को उसके पद से हटा देगा। अर्थात अगर किसी मंत्री विशेष को उसके पद से हटाना है तो पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बोलेंगे, तब राष्ट्रपति उस मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। यानी कि मंत्रियों को उनके पदों से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के कहने पर ही हटाता है। पॉइंट नंबर 10, जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी होता है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो हमारे देश की ओर से प्रधानमंत्री जाते हैं। तो देश का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कौन हुआ? प्रधानमंत्री हुआ। देश का अंतर्राष्ट्रीय नीति मतलब विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का निर्माता भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री पर निर्भर करती है। यही कारण है कि जब जब भारत में प्रधानमंत्री बदले हैं तब तब भारत की विदेश नीति भी बदली गई है। तो विदेश नीति का निर्माता भी कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रति या अर्थव्यवस्था के लिए जो जवाबदेही होती है वो भी प्रधानमंत्री की ही होती है। अर्थव्यवस्था डूबी तो प्रधानमंत्री की आलोचना होगी, अर्थव्यवस्था ऊपर चढ़ी तो प्रधानमंत्री की वाहवाही होगी। तो अर्थव्यवस्था के लिए जो भी जवाबदेही जिम्मेदारी होगी वो भी प्रधानमंत्री की होती है। 12वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट, प्रधानमंत्री कुछ संस्थानों का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, अर्थात कुछ संस्थाओं का, कुछ आयोग का प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक अध्यक्ष होगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा वो इनका अध्यक्ष होता है। वो आयोग कौन कौन से हैं? नंबर 1 नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन। नंबर 2 अंतरिक्ष आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया। नंबर 3 आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया। तो नीति आयोग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो गया, अंतरिक्ष आयोग हो गया। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद जो है नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इसका अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। तो आज मैंने चर्चा की है भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के काम क्या हैं, शपथ कितनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे
कि प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है, और आप मुझे कमेंट जरूर करें कि प्रधानमंत्री का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में है। तो कल मिलूंगा दोबारा। कल हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद कैसे काम करेगी। जो कुछ बातें अगर आज छूट गई हैं तो मैं उसको कल मंत्रिपरिषद में साथ लेके आ जाऊंगा। धन्यवाद।